देखिए कक्षा 12 की क्लास में अवकलन के अनुप्रयोग की दूसरी प्रश्नावली वर्धमान और ह्रासमान। एनसीईआरटी की बुक में काफी मिसप्रिंट है। केवल वर्धमान और ह्रासमान की बात की गई है, निरंतर की नहीं है बात। सबसे पहले हम इन चित्रों के द्वारा समझेंगे कि क्या वर्धमान होता है, क्या निरंतर वर्धमान होता है, कब ह्रासमान होता है और कब निरंतर ह्रासमान होता है। यहां से ही सूत्र की उत्पत्ति हुई, उसके बाद सूत्र सीधे लिख देंगे। तो चित्र क्यों आपको आना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल तक तो ठीक है, इंटर में बहुत घुमा के भी क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो 4 विकल्प ऐसे चित्र बने होंगे और उनमें कह सकता है कि कौन सा निरंतर ह्रासमान को निरूपित कर रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है, केवल सूत्र रटे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो हम इस टॉपिक में केवल हम वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान के विषय में आपको बताएंगे। देखिए पहले हम देखते हैं वर्धमान। ये ह्रासमान का चित्र हो जाएगा। वर्धमान पहले देखते हैं। ये सीधा भी हो सकता है, ऊपर को जाना चाहिए, और टेढ़ा भी हो सकता है, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए इधर x होगा और इधर क्या होगा, fx। इधर fx क्यों होगा, पहले ही चैप्टर से पढ़ के आए आप, y बराबर fx, इसीलिए इधर fx होगा। इधर fx नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले चैप्टर में आपने इंटर में पढ़ा सूत्र y बराबर fx होता है, तो वहीं से y बराबर fx लिया गया। x1 का मान आपने यहां से लिया, मान लो ये x1 है, तो ये आपका प्राप्त मान हुआ। ये जो मान होगा वो होगा fx1। आपने x2 मान लिया, तो अब जो मान प्राप्त हुआ वो क्या है, fx2। x3 लेंगे आप, तो जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, fx3 होगा। पहले हम समझ लेते हैं चित्र में, इसके बाद बताते हैं आपको कि ये जैसे आप x का मान यहां तक लिया तो fx1 का मान इतना आया। अगर x का मान आपने बढ़ाया, x का मान हमने क्या किया, बढ़ाया, तो fx2 का मान भी क्या हुआ, बढ़ा। x का मान फिर से बढ़ाया हमने, तो फिर से मान बढ़ा। यानी कि जैसे जैसे x का मान हम बढ़ा रहे हैं, तो y का मान, y का मतलब fx का मान भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। अब देखिए इस पर आते हैं हम। यहां पर हमने x1 लिया, ये मान आया आपका, ये क्या हुआ, fx1। ये मान लिया आपका, तो फिर से बढ़ा x2, तो x2 हो गया। यहां पर लिया x3, तो इसी के समांतर चले आए यहीं पर, बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, fx3। फिर इसी में अगर आप ले लेंगे x4, तो fx4 भी इसी में आ जाएगा। लेकिन इधर जैसे आएंगे फिर से मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये है वर्धमान। बताते हैं, देखिए जब आपका निरंतर वर्धमान होगा तो मान बढ़ता ही रहेगा। वर्धमान में क्या होगा, मान बढ़ेगा, फिर सीधा मान स्ट्रेट लाइन में भी रहेगा, यानी समांतर होगा। समांतर का मतलब जीरो उसमें शामिल होगा। समांतर होगा तो प्रवणता क्या होती है, जीरो होती है। तो इसी तरीके से इसमें हम आए, अभी हम कैसे सूत्र निकला वो बताएंगे, पहले केवल चित्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहां पर हमने क्या मान लिया, x1 मान लिया,
तो इधर क्या प्राप्त होगा बताओ, एफ x1, यहां पर मान हमने x2 लिया तो यहां पर एफ x2 प्राप्त होगा। देखिए यहां पर जैसे आप बढ़ाएंगे, यहां पर x3 लिया तो यहां पर क्या आएगा, एफ x3 आएगा। जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स का मान यानी y का मान क्या हो रहा है, पहले मान इतना था y का, x का मान बढ़ाया तो अब इतना आ गया, क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। तो ये निरंतर ह्रासमान को दर्शा रहा है। इसमें आप आएंगे, यहां पर ये सीधी लाइन है, यहां पर आएंगे आप क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे आप यक्स का x1, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, एफ x1। फिर यहां पर x2, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, एफ x2। यहां पर आएंगे x3, तो यहीं पर क्या आएगा, एफ x3। यहां पर लेंगे एफ, यहां पर x4, तो यहीं पर आ जाएगा। तो यहां पर मान घटा, एक स्थिति ऐसी भी आई या कई स्थितियां बीच में ऐसे आ सकती हैं जहां पर मान रुक जाता है, मतलब वो तब होता है जब इसके समांतर हो जाता है। तो इसमें तो लगातार घट रहा था, इसमें घट रहा था फिर कुछ देर के लिए रुका फिर घटा, ये क्या होगा, ह्रासमान होगा। यानी जब निरंतर कहेगा तो मान निरंतर बढ़ेगा, या निरंतर ह्रासमान कहेगा तो मान निरंतर का मतलब होता है लगातार घटेगा। लेकिन जब कहे वर्धमान तो मान बढ़ेगा, बीच में रुक सकता है फिर बढ़ेगा। ऐसे ही ह्रासमान में मान घटेगा, कहीं कहीं बीच में रुक सकता है फिर घटेगा। तो निरंतर में देखिए क्या हुआ, अब जब आपका निरंतर वर्धमान होगा तब क्या होगा वो बात समझ लेते हैं। निरंतर जब वर्धमान होगा तब क्या होगा, देखिए सूत्र क्यों, किसका क्या प्राप्त होगा वो समझ लेते हैं, थोड़ा इन दोनों से देख लेते हैं। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि इसमें केवल हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता का काम है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। इसे ही ढाल, इसे ही स्पर्शजा, इसे ही टेंजेंट कहते हैं। और यम बराबर tan थीटा होता है तो यही झुकाव होता है। तो देखिए झुकाव जो होता है वो कक्षा 11 में आपने सरल रेखा पढ़ा, झुकाव जो होता है वो x अक्ष से लिया जाता है। तो ये झुकाव ये है, इसका झुकाव क्या है, x अक्ष से, x अक्ष से ये झुकाव है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा से। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो थीटा का मान है, थीटा का मान जो है वो कैसा है, 90 से कम है। क्या है, 90 से कम है। इसमें थीटा का मान क्या है, थीटा का जो मान है वो 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है। यहां से भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं कि जब निरंतर वर्धमान कहेगा या वर्धमान कहेगा तो थीटा का निम्न में कौन सा मान होगा, यहां से प्रश्न बनता है। तो देखिए चूंकि यम बराबर क्या होता है, यम बराबर tan थीटा होता है। अब आप देख रहे हैं कि यम बराबर tan थीटा होता है और यम ही क्या होती है, यफ डैश यक्स होती है। तो यफ डैश यक्स जो होगा, यफ डैश यक्स वो कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा अगर, तो निरंतर वर्धमान होगा। अब ये कैसे जाना कि यू से बड़ा होगा, अरे यम ही यफ डैश यक्स है और आप यम बराबर tan थीटा होता है, tan का मान 0 से 90 के पहले तक कैसा होता है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में आएगा कि नहीं, ये क्या कौन प्रथम चतुर्थांश में आएगा ये बताओ। 90 से कम है, 4 चतुर्थांश होते हैं
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें लिखा जाता है ए एस टी और सी। तो यम बराबर हमने कहा tan थीटा होता है, तो tan थीटा जो है आपका, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे। ये 90 से छोटा है तो किस चतुर्थांश में आएगा? यहां पर 0 अंश है, यहां पर कितना है? 90 अंश। 90 से छोटा है तो किस चतुर्थांश में आएगा? पहले में आएगा। पहले में आएगा तो इसका मतलब कैसा मान देगा? पहले चतुर्थांश में धनात्मक। कैसा देगा? धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। इसमें आए, इसमें देखा हर जगह, इस चित्र में हर जगह जो है आपका f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा। इस वाले चित्र में आए, f डैश x का मान यहां पर क्या है? 0 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही समांतर हुई है तो f डैश x का मान क्या हो गया? 0 हो गया। समांतर है, इसका ही नहीं है, तो 0 के बराबर हो गया। फिर जब ऊपर गए तो क्या हो गया? f डैश x का मान फिर से क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। तो इसमें 0 भी आ रहा है कि नहीं? तो वर्धमान की कंडीशन क्या होगी? f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब निरंतर ह्रासमान में आप क्या देख रहे हैं कि जो थीटा का मान होगा, ये बेटा थीटा है, थीटा का जो मान होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। थीटा का जो मान होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो इसी चतुर्थांश में फिर समझ लेते हैं हम। और यम बराबर पहले ही बता दिया हमने, यम बराबर क्या होता है? tan थीटा। थीटा रेखा का धनात्मक अक्ष से झुकाव होता है। तो अब देखिए 90 और 180 के चतुर्थांश में आएगा। 90 ये, और यहां पर क्या है? 90 और 180 किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरे में। दूसरे में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। साइन और कासेक पॉजिटिव, बाकी तो यम बराबर tan थीटा है, तो tan थीटा इसमें कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक कौन सी संख्या होती है? जो 0 से छोटी हो। तो f डैश x, यहां से सूत्र निकला कि f डैश x लेस देन क्या हो? 0। f डैश x का मान 0 से अगर क्या हो? छोटा हो तो क्या होगा? निरंतर ह्रासमान होगा, मतलब लगातार मान घट ही रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? यहां से मान देखेंगे हम कि यहां से यहां पर आए, घटा, फिर जब तक इस लाइन में रहेंगे तो क्या होगा? f डैश x क्या होगा? इसमें 0 होगा। बाकी तो क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन जितनी देर इस लाइन में रहेंगे जहां पर मान स्थिर हो गया था, वहां पर क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा कि नहीं होगा? तो ह्रासमान की कंडीशन क्या होगी? f डैश x लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहां से सूत्र निकले। अब चारों कंडीशनें लिखते हैं। यहां से कई प्रकार के प्रश्न बने कि आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ग्राफ किसको दर्शा रहा है। ऐसा कह सकता है कि कौन सा ग्राफ निरंतर वर्धमान को दर्शा रहा है या वर्धमान को दर्शा रहा है। कौन सा ह्रासमान को दर्शा रहा है, निरंतर ह्रासमान को दर्शा रहा है। यह आपसे पूछ सकता है थीटा का मान कि किसमें 90 से छोटा और किसमें 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। 0 क्यों इसमें सम्मिलित है? 2 चित्र देगा तो किसमें 0 सम्मिलित होगा, किसमें नहीं सम्मिलित होगा। ये सब चीजें यहां से हमने सीखी। अब सूत्र लिख देते हैं जो निकल के यहां से आए और उसी के द्वारा पूरे सवाल लगाएंगे हम। यहां पर हमने देखा कि अगर निरंतर वर्धमान होगा, जब निरंतर वर्धमान होगा तो उसकी शर्त क्या है? f डैश x ग्रेटर देन 0। और जब बेटा वर्धमान होगा तब कंडीशन क्या है? f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्योंकि अलग अलग प्रकाशन की किताबें देखेंगे आप, सवाल एक ही होगा, लेकिन किसी में निरंतर जोड़ा, किसी में नहीं जोड़ा। ये जोड़ने और न जोड़ने से इसी सवालों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये आता है कि अगर निरंतर वर्धमान है तो इसका अंतराल ज्ञात कीजिए। तो निरंतर शब्द जोड़ने या जोड़ने से अंतराल में फर्क पड़ जाएगा।
तो जो बता रहे हैं बिल्कुल उसी के हिसाब से चलना है, किताब में क्या दिया है उससे मतलब नहीं है। तीसरा हम आए ह्रास मान पर। ह्रास मान के लिए कंडीशन बताई, नहीं निरंतर ह्रास मान लिख देते हैं पहले क्योंकि उसमें निरंतर लिखा। तो इसकी कंडीशन एफ डैश एक्स लेस देन 0, और जब बात करेंगे हम ह्रास मान की तो क्या होगा एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। अब कुछ सवाल लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सा सूत्र कहां उपयोग होगा और क्या सही और क्या गलत है। देखिए पहला सवाल दिया है प्रश्नावली 6.2 का। चूंकि ये चैप्टर 6वां इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 15 से कम नंबर इस चैप्टर से आना नहीं है, और 20 से 25 नंबर तक के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि 6.5 प्रश्नावली से एक 8 नंबर का निश्चित सवाल आता है। इसके पहले वाली प्रश्नावली पढ़ चुके जो आप, उसको कहते हैं राशियों में परिवर्तन की दर। उस प्रश्नावली से 2 नंबर का आता है, इससे भी 2 या 3 नंबर का सवाल आता है। इसकी जो अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे तीसरी प्रश्नावली, उस तीसरी प्रश्नावली में होगा आपका, तीसरी प्रश्नावली में स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में बताया जाएगा। वहां से 8 नंबर का भी सवाल बनता है लॉन्ग, और आपका कोई क्वेश्चन 5 नंबर का भी हो सकता है, 2 से कम तो उससे भी नहीं आना। इसकी अगली प्रश्नावली में आप पढ़ेंगे सन्निकटन मान। चौथी प्रश्नावली में सन्निकटन मान से क्वेश्चन 2 या 1 नंबर का आता है। इसके बाद अगली जो प्रश्नावली होगी वो पढ़ेंगे आप उच्चिष्ट निम्निष्ट, जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसकी जो अगली प्रश्नावली होगी उससे तो बिल्कुल फिक्स ही है कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर पर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। किताब में ऐसा लिखा है, अभी हल करेंगे तो पता चलेगा वर्धमान है कि निरंतर वर्धमान है, क्योंकि सब कंडीशनें इसीलिए यहां पर हमने लिख रखी है। सब कुछ बताता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता सब कुछ बताती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? एक बार अवकलन करके जो dy/dx निकालते हैं वही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अगर y बराबर लिखा हो तो एक बार अवकलन करने पर dy/dx लिखते हैं, या f(x) लिखा है तो एक बार अवकलन करने पर क्या लिखेंगे? f(x) लिखेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ f(x) बराबर ddx ऑफ 3 अक्षर है बाहर कर देंगे x प्लस ddx ऑफ 17। तो f(x) का अवकलन बेटा होता है f(x) 3 गुणते x का अवकलन 1 धन 17 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0। तो f(x) कितना आ गया? 3 आ गया। f(x) का मान जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है। तो इस सवाल में लिखा होना चाहिए कि सिद्ध कीजिए कि r पर r क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये पहले चैप्टर में तो आपको सब कुछ पढ़ाया गया, कक्षा 11 में भी, यहां पर भी, कि कैपिटल R लिखा मिले इसे कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल Z या कैपिटल I लिखा मिले ये क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। Z प्लस या I प्लस क्या है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। Z माइनस या I माइनस कहीं लिखा मिले वो है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। और n कहीं पर लिखा मिले तो वो क्या है? वास्तविक एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर है ये रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो नीचे लिख देंगे, इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि r पर f(x) बराबर 3x + 17 निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है, तो इस पर निरंतर जुड़ा होना चाहिए। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए r पर, r का मतलब बेटा है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, f(x) बराबर e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। से प्रदत्त फलन
वर्धमान फलन है। तो हल करते हैं तो पता चलेगा वर्धमान है कि निरंतर वर्धमान है। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी यक्स ऑफ एफ एक्स बराबर डी डी यक्स ऑफ ई की पावर 2x। तो एफ एक्स का अवकलन बेटा क्या होता है, एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। हमने सोच लिया कि एक्स नहीं था, एक्स की जगह जो है उसका करना पड़ेगा, क्या एक्स की जगह 2x। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, 2x का अवकलन क्या होगा, 2 बाहर कर देंगे, एक्स का अवकलन 2, एक्स का अवकलन 1 होगा, 2 बाहर कर देंगे 2 हो गया 2x का अवकलन 2e की पावर 2x। सभी वास्तविक संख्याओं में आपको चेक करना है कि कैसा है, वर्धमान है कि निरंतर वर्धमान है, जबकि उसने कहा सिद्ध कीजिए कि वर्धमान फलन है। सभी वास्तविक संख्या किसने कहते हैं, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। मतलब चाहे धन का मान लो, चाहे 0 लो और चाहे क्या लो ऋण, तो वो है वास्तविक संख्या। तो इससे कोई मान किसी मान के लिए ऐसा नहीं कि किसी एक मान के लिए ऐसा हो। अगर मान, एक चीज यहां पर छूट गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि कहीं पर एफ डैश एक्स का मान धनात्मक भी आ रहा हो और ऋणात्मक भी आ रहा हो एफ डैश एक्स का मान, तो फलन ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान, ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। ये चीज भी याद रखनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आर का कोई मान रखने पर कहीं धन आ जाए कहीं ऋण आ जाए। अगर ऐसा आ जाएगा तो आर पर फलन ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, लेकिन उसने सिद्ध करा रहा है कि वर्धमान है, तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना। अगर कहता जांच कीजिए तब तो आपको दिमाग लगाने पड़ता, तब तो ई के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो ई की पावर यक्स होता है, ई की पावर यक्स जो होता है, इसका मान हमेशा, अब यहां पर इसकी होल पावर चाहे 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा इसका मान धनात्मक ही होता है, हमेशा इसका मान धनात्मक ही होता है। कैसे बताते हैं, क्योंकि ई की पावर एक्स का मान 2.714 के लगभग होता है, क्लियर नहीं बिल्कुल पता है, लेकिन इतना ही होता है धन में। अब हम इसमें ऋण कोई संख्या ले लें, आर्स पर चेक करना है ना, चेक करके यहां पर नहीं सीधे लिखना होता है, लेकिन तुम्हें चेक तो करना है तभी तो लिख पाओगे। तो आर से लेना है मान, तो अगर देखिए धनात्मक मान लोगे तो धनात्मक तो आएगा ही, धनात्मक मान लोगे तो धनात्मक तो आएगा ही। जैसे 0 ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते ई की पावर 0 चाहे ई पावर 0, उसका मान 1 होता है, तब भी कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन ऋणात्मक मान लेकर चेक करें कि कैसा होगा। मान लो -2 हमने मान ले लिया, तो 2 है, रफ में काम कर रहे हैं, ई की पावर 2 गुणते -2, तो 2 ई की पावर -4 हो गया ना। 2 बटे इसको नीचे लाए ई की पावर 4, ई की पावर एक्स क्या, ई का मान ऐसा होता है, ई की पावर एक्स का थोड़ी, ई का मतलब ई की पावर 1, ई की पावर एक्स का मान नहीं, ई का मान, ई का मतलब ई की पावर 1 का मान कैसा होता है, 0 से बड़ा हमेशा होता है। तो यहां पर हमने मान तो ऋणात्मक लिया, 2 बटे ई का मान धनात्मक होगा और इसकी पावर 4 करेंगे तो धनात्मक ही तो रहेगा। 0 समलों को जा सकता है लेकिन रहेगा तो धनात्मक ही। हम कह रहे हैं वास्तविक संख्याओं से तुम मान -50 ले लो, क्या ले लो, -50 ले लो मान, तब भी इसको नीचे लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसीलिए हमने यहां पर बिल्कुल जो श्योर बात है वो बता दी कि ई की पावर चाहे जो कुछ, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, क्या हो गया, कहां लिखा, यहां पर ई का मान यानी ई की पावर 1 का मान 2.714 के लगभग होता है, आगे और भी दशमलव में होगा। कुल मिला के मान पॉजिटिव होता है। तो ई का मान जब पॉजिटिव होता है तो आर से मान यक्स का, चाहे कोई धन संख्या ले लो चाहे ऋण संख्या चाहे 0, क्योंकि आर में होता यही है, 0 होता है, धन संख्या होती है और ऋण संख्या। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि एफ डैश यक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, हर स्थिति में, चाहे आप मान 0 लो चाहे धन लो चाहे ऋण लो,
लेकिन मान जो f डैश x का आएगा वो कैसा है, 0 से बड़ा ही है, इसलिए r पर fx बराबर e की पावर 2x निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ये हुआ इस क्वेश्चन का हल। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। यह तीसरा सवाल काफी बार बोर्ड पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर sin x, तीन चीजें दी हैं, ए में दिया है ऊपर का रहा है 0 से π/2 में वर्धमान, अभी हम पहचानेंगे वर्धमान की निरंतर वर्धमान, उसके लिखने से कुछ नहीं होगा। π/2 से π में ह्रासमान, किताब में तुरंत ही सुधार लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप कभी देखो तो दिक्कत ना हो। कह रहा है 0 से π में ना वर्धमान ना ह्रासमान, ना वर्धमान ना ह्रासमान, ये सिद्ध करना है। चलिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। दो तरीके से इसको समझ लेते हैं, जो सरल लगे उससे लगा लेंगे। ddx ऑफ fx बराबर ddx ऑफ sin x, fx का अवकलन f डैश x, sin x का अवकलन cos x। ए ऑप्शन पर आते हैं। ए जो ऑप्शन नहीं, जो पहला भाग है इसका, ए भाग कहता है 0 से π/2 पर वर्धमान कह रहा है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए f डैश x आपको क्या मिला है, क्या मिला है, पहले हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं, तीनों का उत्तर एक में ही देख लेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरी विधि भी आपको बता देंगे। जैसा y डैश, यहां पर क्या है बेटा, 0 अंश है, यहां पर क्या है 90 अंश है, यहां पर कितना है 180 अंश है, यहां पर 270 अंश है, और यहां पर 360 अंश है। बहुत पहले से आपको हम बनवाते हैं, एक 54 सूत्र जो त्रिकोणमिति के लिखे थे वहां से बनाना शुरू किया था। अब देखिए, पहला है अंतराल आपका 0 से π/2, ए में 0 से π/2 है। देखिए, पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ए का मतलब आल पॉजिटिव, कौन कौन पॉजिटिव, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक। यक्स लिखा है तो सब में लिखने, फिर नहीं तो यक्स ना लिखे ना लिखना। ए यस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कासेक, इसमें पॉजिटिव। ए एस टी का मतलब टैन, और टैन का उल्टा काट। ए एस टी सी का मतलब कास, तो कास का उल्टा सेक। तो आपका जो 0 से π/2 है बेटा, पहला ए में 0 से π/2 किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, कास पॉजिटिव होता है। चूंकि लिख देंगे यहां पर इतना ही, 0 से π/2 कैसा अंतराल, खुला अंतराल, ना 0 शामिल करें ना π/2 पर f डैश x कैसा है, धनात्मक है। f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है, कहीं पर 0 भी नहीं है। 0 है क्या, अगर बंद अंतराल होता तो 0 आ जाता, नहीं समझ पाएगी। यही लिखा होता बंद अंतराल में 0 से π/2, तो यहां पर हो जाता कास π/2, कास 90, और कास 90 का मान क्या हो जाता 0। तब फलन होता क्या, वर्धमान। अभी ये क्या है, निरंतर वर्धमान। केवल अंतराल चेंज कर दें तब उत्तर बदल जाएगा। फिलहाल जैसे अंतराल लिखा है उसके हिसाब से ये कैसा है नंबर, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। बी में आए, बी में
एफ डैश एक्स क्या निकाला है बेटा, cos x। अब इसमें आओ, अंतराल क्या लिखा है इसका, π/2 से पाई। π/2 मतलब 90 और पाई मतलब 180। 90 और 180 दूसरे चतुर्थांश में आया तो इसमें केवल साइन और कासेक पॉजिटिव, बाकी सब। तो इस अंतराल पर क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 से छोटा, ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा। 0 भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता। अगर बंद अंतराल में होता तो 0 हो जाता, क्योंकि बंद अंतराल में लिखा होता है इसे π/2 से पाई, तो काश इसमें 90 आ जाता है, इसमें काश 90 आ जाता तो काश 90 का मान कितना होता है, तो फलन फिर होता क्या, ह्रासमान। अभी फिलहाल फलन कैसा है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान फलन है। अब आए हम सी विकल्प पर। सी में आए, सी विकल्प नहीं, तीसरे भाग पर। एफ डैश एक्स बराबर बेटा क्या है, cos x। अब अंतराल 0 से पाई में देख रहे हैं, 0 से पाई तक देख रहे हैं, तो इसमें काश कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसमें क्या ऐसा आ रहा है, नेगेटिव। कुछ मानों पर धनात्मक, कुछ पर ऋणात्मक। तो हमने बताया ना फलन वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। लिखेंगे के अंतराल, इसी के अंतराल 0, π/2 पर एफ डैश एक्स धनात्मक, एफ डैश एक्स धनात्मक तथा π/2 से पाई पर एफ डैश एक्स ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। इसलिए अंतराल 0, पाई पर, नीचे लिखेंगे, इसलिए अंतराल 0, पाई पर फलन ना ही वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ये चित्र के द्वारा विधि हो गई। दूसरी विधि ये थी कि जैसे एफ डैश एक्स cos x था, इसी के सामने अंतराल लिखते 0 से π/2, इसके बीच का कोई मान लेते, यहीं पर मान लेकर देख लो चाहे जो मान, तो कैसा आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। चित्र हम ना बनाते। बी विकल्प पर, बी इसके बी भाग पर आते और π/2 से पाई के बीच का कोई मान लेते और इसमें रखते। तो π/2 से पाई के बीच का क्यों कह रहे हैं, π/2 और पाई क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी अंतराल लिखे हैं ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल कहीं नहीं है, बंद अंतराल नहीं है। अगर बंद अंतराल होता तो वो मान भी शामिल किया जाता। तो पूरे में ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, तो वो मान नहीं, उनके बीच के मान लिए जाएंगे। तो इनके बीच का कोई भी मान ले लें आप, तो क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। लिख देंगे कि अंतराल π/2 से, चित्र न बना, π/2 से π/2 के प्रत्येक मान पर cos x का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, इसलिए फलन निरंतर ह्रासमान है। सी भाग पर आते इसके, या डैश x बराबर cos x लिखते के अंतराल 0, पाई के कुछ मानों पर, के कुछ मानों पर एफ डैश एक्स धनात्मक और कुछ मानों पर एफ डैश एक्स ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। इसलिए अंतराल, खुला अंतराल 0, पाई पर फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आपको कमेंट करके बताना है, इतना हल करके इसके बाद आगे बताया जाए।